हेलो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम डिपार्टमेंट क्यू मूवी सीरीज की सेकेंड मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द एब्सेंट वन। यह मूवी भी द कीपर ऑफ लॉस्ट कॉजेस की तरह ही जिससे एडलर ओल्सेल की सेम नाम की नोवेल पर आधारित है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किसी को इमोशनल होकर कुछ फोटोज़ को एक बॉक्स में रखते हुए देखते हैं, जिसके बाद वही आदमी एक फंक्शन में जाता है जब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मैरिट वाले केस को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट क्यू को प्रेज करता है। जिसके बाद हम काल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। यह असद आकर उसे अपने नए सेक्रेटरी से मिलने ले जाता है। यह न्यू सेक्रेटरी रोज़ असद को पहले से ही जानती थी। अब थोड़ा चिल आउट करने के लिए काल ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ वही बंदा जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था काल को अपना केस देखने को कहता है। अब रात को काल को कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वही बंदा जिसे कुछ देर पहले ही वो मिला था वो मर गया है। एक्चुअली उसने सुसाइड कर लिया होता है। उसका नाम हेनिंग था, जो कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी था, एंड उसके दोनों बच्चों का मर्डर के बाद से ही वो काफ़ी परेशान रहता था। यहाँ काल को फाइनली वो बॉक्स मिलता है जिसमें उसके दोनों बच्चों की फ़ोटोज़ थी, जो कि मूवी की शुरुआत में वो पैक कर रहा था, एंड वो काल को इसी केस को देखने के लिए बोल रहा था। अब काल उस बॉक्स को ऑफिस ले आता है एंड केस पर काम शुरू करता है। एक्चुअली हेनिंग के थॉमस एंड मरी नाम के ट्विंस बच्चे थे, जिन्हें चाकू से स्टैब करके मार दिया गया था, एंड मरी के साथ मारने से पहले कुछ गलत भी किया गया था। पर कुछ दिनों बाद एक जेम्स नाम के आदमी ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था, पर हेनिंग को स्टिल उस पर शक था। एक्चुअली इस केस में जेम्स को डबल मर्डर के लिए सिर्फ 5 साल की सज़ा हुई थी, एंड 3 साल बाद ही उसे रिलीज भी कर दिया गया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस केस में जेम्स का लॉयर था बेंट नाम का आदमी, जिसने आज तक सिर्फ सेलिब्रिटीज़ एंड बिलियनियर्स के लिए ही केसेस लड़े हैं, एक्सेप्ट जेम्स, क्योंकि जेम्स तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अब काल एंड असद जेम्स से मिलकर उससे पूछताछ करते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि उसके पास काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ भी है। अब सीन शिफ्ट होता है डेटलीव पर, जो थॉमस एंड मरी के साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। डेटलीव की वाइफ थेल्मा उसे किसी फ्रैंक नाम के आदमी के साथ चीट कर रही थी, जिसके फ़ोटोज़ उन्हें एक आदमी देता है। तभी उसे जेम्स का कॉल आता है, जो पुलिस के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है। अब ऑफिस पहुंचने पर रोज़ केस के कटिंग्स बोर्ड पर लगाती है एंड बताती है कि मरी एंड थॉमस के मरने से 1 घंटे बाद पुलिस को एक लड़की ने इसके बारे में बताया था, एंड जहाँ से उसने कॉल किया था वो कॉलिंग बूथ मर्डर वाले स्पॉट से 7 किलोमीटर दूर है, एंड वो लड़की क्रिस्टीन थी, जो कि उनके साथ बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ती थी। और सरप्राइजिंगली इस बारे में पुलिस रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन नहीं था। जिसके बाद उसी कॉल रिकॉर्डिंग को सब सुनते हैं, जहाँ रोज़ मेंशन करती है कि क्रिस्टीन गायब है, एंड उसके स्टेप मॉम ने भी उसे पिछले 20 सालों से नहीं देखा है। अब हम किमी को देखते हैं, जिसे हम इससे पहले द चेस्टनट मैन सीरीज़ में भी देख चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पर उस सीरीज़ को भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। बैक टू प्रेजेंट, क्रिस्टीन यहाँ काफ़ी बुरी हालत में होते हैं, जिसे हम यूजुअली किमी भी बोलेंगे। तो उधर काल एंड असद क्रिस्टीन यानी किमी के स्टेप मॉम के पास जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्कूल में एक फिजिक्स टीचर ने किमी के साथ कुछ गलत काम किया था। जिसके बाद ये दोनों स्कूल में उसी टीचर से मिलते हैं, जहाँ वो बताता है कि सब किमी की मर्जी से ही हुआ था, एंड बाद में उसे फंसाने के लिए किमी ने चिल्ला के सबको बुलाया था। जिसके बाद उसे एक और केस जो कि फेसमार्क फॉरेस्ट में हुआ था उसका भी दोषी माना जा रहा था। तो द डेटलीव अपने दोस्त अल्ड्रिक के साथ मिलकर फ्रैंक को काफ़ी पीटता है। उधर कोई उसे ढूंढ रहा है ये किमी को पता चल जाता है, जिससे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जहाँ वो सबसे छुप कर रह रही थी वह छुप जाती है। तो उधर काल एंड असद को इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि जिस फेंसमार्क फॉरेस्ट केस के बारे में क्लास बात कर रहा था उस लड़की के साथ भी गलत काम संडे के दिन ही किया गया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल कल्प्रिट के साथ एक लड़की भी थी। एंड दोनों केसेस में एक ही सिमिलरिटी थी कि दोनों केसेस संडेज को हुई थी, एंड दोनों भी बोर्डिंग स्कूल के पास वाले जंगल में। अब इन्वेस्टिगेशन से उन्हें और बंच ऑफ केसेस का पता चलता है, जो बोर्डिंग के पास वाले एरिया में ही संडे को ही हुए थे। अब काल एंड असद डेटलीव से मिलते हैं, एज किमी स्कूल में उसकी GF थी। यहाँ काल वॉल पर अल्ड्रिक एंड बेंट के डेटलीव के साथ वाली फ़ोटोज़ को भी देखता है। जिसके बाद डेटलीव का आदमी किमी को ढूंढ लेता है एंड उसे मारने लगता है, जिससे किसी तरह बचकर किमी टीना के घर पहुँचती।
जब उसके घर में ड्रग्स देकर वो समझ जाती है कि टीना ने ही उस आदमी को उसका पता बताया था, जहाँ ओवरडोज से टीना की मौत हो जाती है। अब वह काल एंड असद भी पहुंच जाते हैं, पर तब तक किमी वहां से भागने लग जाती है। पर काल भागकर किमी को पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ किमी काल को पाइप से मारकर भाग जाती है। यह टीना के घर में काल को एक अनबॉर्न बेबी का फेटस भी मिलता है। अब एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि फिजिक्स में फेल होने से डिटलेव को क्लॉस पर गुस्सा था, जिसका बदला लेने के लिए ही उसने किमी को क्लॉस को फंसाने को कहा था। जिसके बाद किमी, डिटलेव, जेम्स एंड अल्ड्रिक सब मिलकर हर संडे को वुड्स में किसी न किसी को मारते थे, वो भी बस फन के लिए, जिसके दौरान किमी प्रेग्नेंट भी हो गई थी। एंड वो वही अनबॉर्न बेबी था जो काल को टीना के घर पर एक बैग में मिला था। बैक टू प्रेजेंट होश में आने पर काल सबसे पहले असद को किमी के बारे में पूछता है, जहाँ पता चलता है कि जेनफर्ड्स हॉस्पिटल में 16 जून 1994 को एक यंग गर्ल खून से लथपथ आई थी, जिसे काफ़ी बुरी तरह से मारकर उसके साथ गलत भी किया गया था। वो 4 महीनों की प्रेग्नेंट भी थी एंड बेबी मरा हुआ था, पर डॉक्टर के बेबी को बाहर निकालने के बाद वो बेबी को लेकर वहाँ से भाग गई थी। एंड ये सब हुआ था मरी एंड थॉमस के मर्डर के एग्जैक्टली 4 दिनों बाद। कुछ देर बाद उन्हें किमी का पता चलता है, पर वहाँ पहुँचने पर किमी वहाँ से भी जा चुकी थी। पर अच्छे से चेक करने पर काल को वहाँ किमी का पुराना वांटेड वाला पैम्फलेट मिलता है। तो उधर किमी गेटअप चेंज करके डिटलेव के बंदे से मिलती है एंड उसे मार देती है। पर डिटलेव के घर पर पुलिस किमी को पकड़ लेती है, एज उन्हें पहले से पता था कि वो डिटलेव को ही मारने जाएगी। पर किमी के डिटलेव को लिखे लेटर्स बेंट उन्हें देता है, जिनमें किमी ने लिखा था कि वो डिटलेव को मारना चाहती है, जिससे पूरा केस अब उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जज अब किमी पर ही केस चलेगा। अब काल किमी से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अल्ड्रिक अपने विक्टिम की चीज़ों के साथ लाइक क्लॉथ्स, ज्वेलरी और हेयर के साथ सोता है। अब काल एंड असद चुपके से अल्ड्रिक के घर में घुसकर उन चीज़ों को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। अब असद डिटलेव की वाइफ थेल्मा से मिलकर उसे सभी विक्टिम्स की फ़ोटो दिखाकर उनकी हेल्प करने को कहता है, जहां उनकी हेल्प करने के लिए थेल्मा अल्ड्रिक से मिलने बुलाती है। उधर अल्ड्रिक के बाहर जाते ही काल एंड असद घर में घुसते हैं, पर घर में सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसी इस बारे में अल्ड्रिक को कॉल करके बताती है, जिससे अल्ड्रिक घर के लिए निकल जाता है। तो उधर काल को एक बॉक्स में सभी विक्टिम्स की चीज़ें मिल जाती है। अब एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक संडे को मरी का एडवांटेज लेने के लिए जेम्स, डिटलेव, किमी और अल्ड्रिक उनके कॉटेज में घुसकर मरी पर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसके दौरान थॉमस डिटलेव का फेस देख लेता है, इसीलिए वो उन दोनों को मार देता है। जहाँ से भागकर किमी पुलिस को कॉल करती है, पर डिटलेव के वहाँ आ जाने से वो कॉल वही कट कर देती है। पर उसी रात वो उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो विंडो से कूदकर हॉस्पिटल भाग गई थी। बैक टू प्रेजेंट उधर अल्ड्रिक के आदमी काल एंड असद को पकड़कर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं, जहाँ किमी पुलिस कस्टडी से भागकर वहाँ आती है। यह डिटलेव भी आ जाता है, जिससे एक फाइट के बाद किमी पकड़कर बांध देती है, जिसके बाद वो इस जगह को आग लगा देती है एंड खुद भी उस आग में मर जाती है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि डिटलेव एंड अल्ड्रिक ही असली क्रिमिनल्स है, जिसके बाद रोज केस के सभी कटिंग्स बोर्ड पर से उतार रहे होते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था इस मूवी सीरीज़ का सेकंड वाला पार्ट, जो कि बहुत ही अच्छा क्राइम थ्रिलर मूवी है। अगर आपको इसका थर्ड वाला पार्ट देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।